हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन, ये सारी जो हैं एक्टिविटीज़ ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऑर्गेनाइज़ करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो मिशन होता है वो ये है कि हम इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, इनकी कोऑर्डिनेशन इस तरह से बनाएं सारे प्रोसेस की कि हम अपने जो मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम हम सेटिस्फेक्शन दे सकें लोगों को और उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो अगर मेन एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमारे पास जो हैं 3-4 एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन को लेते हैं। प्रोडक्शन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं। मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 ही होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों को यूज़ करके हम जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्शन के अंडर आती है। अब जैसे क्रॉप्स हैं तो इनकी प्रोडक्शन किसी फील्ड में होती है जो कि फार्मर्स करते हैं इनकी प्रोडक्शन। कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और जो सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन है तो उसको प्रोवाइड कौन करता है? टीचर इन सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब हमारे पास चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि उन चीज़ों को मार्केट में कैसे लाया जाए ताकि उसके बाद जो है वो वहाँ पर एक्सचेंज होंगी जहाँ से कंज्यूमर्स खरीदेंगे चीज़ों को सेलर से। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो जो चीज़ें जो हमने बनाई हैं वो हम मार्केट तक लेकर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये रेफ़र किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें रेफ़र करता है कि किस तरह से जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो हमने सोसाइटी तक लानी है। ठीक है, तो इसमें हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी देख सकते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर हम लेंगे तो वो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन तक कैसे पहुंचाएंगे। अगर हमने कोई एक फॉर्म लगाई है, कोई यूनिट लगाया है, उस फॉर्म के लिए हमने लैंड जो है वो अगर हमने रेंट पे ली है या फिर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है तो उसके लिए हमने पैसे देने हैं उस लैंड के, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आएगा। तो लैंड के लिए जो पैसे देंगे वो रेंट में आ जाएगा। वहाँ पर जो काम करने वाले लेबर होगी, वेजर्स होंगे, उनको हमने वेजेस देने हैं, उनको हमने उनकी सैलरी देनी है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो इनकम लेबर के पास भी हमारी जाएगी, इनकम जो है वो लैंड के पास भी जाएगी। लैंड के पास इन द सेंस कि जो ऑनर होंगे लैंड के वो हमसे रेंट लेंगे। और जो हमने मशीनरी लगाई है वहाँ पर, उस मशीनरी कोई लोन लिया है, लोन लेके हमने कोई मशीनरी इंस्टॉल की है वहाँ पर, तो उसको हमने लोन पे हमने इंटरेस्ट भी देना है, तो वो कैपिटल के पे जो मनी जाएगी वो इंटरेस्ट में आएगी। और एंटरप्रेन्योर जो होगा वो प्रॉफिट गेन करेगा। होली सोली जो है यहाँ पर जिसका ब्रेन यूज़ होता है, जो अपने बिजनेस को इन्हांस करता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो वो अब किस तरह से रिस्क उठाता है बिजनेस में, रिस्क उठा के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो वो जो है उसके पास जो बचता है एंड में एंटरप्रेन्योर के पास जो बच जाता है वो उसका प्रॉफिट होता है जो वो बिजनेस से गेन करता है। तो ये इनकम हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ये तो ये आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है कि किस तरह से जो प्रोड्यूस की हुई गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हम मार्केट में लेके आते हैं ताकि हम ये कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या है? जो हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है वो हमने एक्सचेंज करने के लिए मार्केट में लाना है, और वो गुड्स और सर्विसेज रेडी होते हैं कि सेलर्स जो हैं वो बायर्स को बेचेंगे और कुछ प्रॉफिट गेन करेंगे। तो एक्सचेंज करने के लिए
जब हम मार्केट में चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक्सचेंज आ जाता है। जैसे कि अगर वेजिटेबल्स आ गए हैं, किसी फार्मर ने वेजिटेबल को फील्ड में प्रोड्यूस किया है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो मार्केट तक लेकर आया है। अब मार्केट में आके वहाँ पर बेचनी है आगे चीज़ें, तो वो मार्केट में जब चीज़ें बेचेंगे या फिर जो कोई इंडस्ट्रियल चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ में बनी है, उसके बाद वो मार्केट तक पहुँची है, अब वहाँ पर एक्सचेंज होगी तो वो मार्केट में होगी। ठीक है, तो ये एक्सचेंज वाला जो है ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा स्टेप आता है एक्सचेंज का। जब एक्सचेंज भी हो गई, कंज्यूमर्स के पास हमारी चीज़ें पहुंच गई हैं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं, गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है और कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और ट्राई करता है कि मेरी वांट्स, मैक्सिमम वांट्स मेरी सेटिस्फाई हो जाएं, तो वो जो है उस प्रोसेस को कंजम्पशन बोलते हैं। जब चीज़ें मार्केट से कंज्यूमर के पास पहुंच जाती हैं और कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ करता है, उसको कंजम्पशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें बहुत भूख लगी है, तो हमने बाहर मार्केट से जो भी सामान लाया है उनको इकट्ठा करके हम कुकिंग करेंगे और अपना मील प्रिपेयर करेंगे, और वो मील को हम कंज्यूम करेंगे, तो वो हमारा ईटिंग हो गया। ठीक है, अगर हम किसी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, बस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम अपनी नीड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कंजम्पशन के अंडर ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इन सारे प्रोसेस के लिए, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम अपने ऑर्गेनाइज करते हुए ये ब्रेन में, ये माइंड में हम रखते हैं कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, ताकि स्मूथली ये सारी चीज़ें हो सकें और हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो और ह्यूमन वांट्स भी मैक्सिमम तरीके से सेटिस्फाई हो सकें। तो यही हमारा बेसिक मिशन होता है इस प्रोसेस में। ठीक है, अब इकॉनमी क्या है? व्हाट इज़ एन इकॉनमी? इकॉनमी ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी भी सोसाइटी या किसी कंट्री को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब उसमें प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजप्शन, ये सारा होता है गुड्स और सर्विसेज का। हर एक सोसाइटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर वहाँ पर एक्सचेंज होती हैं मार्केट में चीज़ें, फिर कंजम्पशन होती है इन चीज़ों की। इस सारे सिस्टम को कोई भी सोसाइटी या फिर कोई कंट्री किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, इसको हम इकॉनमी कहते हैं। और हमारा इस इकॉनमी में ये मोटो होता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इकॉनमी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? वो सारे लोग जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो इकॉनमी में आते हैं। जैसे प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर भी हो सकता है या फिर कोई फार्मर भी हो सकता है। प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, वर्कर्स जो वहाँ पर प्रोडक्शन में काम करते हैं, उसके बाद वो जो चीज़ें खरीदने वाले लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, ये सारे मिलकर इकॉनमी बनाते हैं। ठीक है, और वही होती है इकॉनमी ऑफ ए कंट्री या फिर इकॉनमी ऑफ ए सोसाइटी। अब टाइप्स ऑफ इकॉनमी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकॉनमी हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि इकॉनमी की टाइप्स क्या हैं। हमें इसमें इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले रहा है और रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन कर रहा है, उस बेस पर हम देखते हैं कि इकॉनमी जो है वो किस टाइप की है। इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला कौन है और किस तरह से ये रिसोर्सेज को कंट्रोल किया जाएगा और कौन करेगा इनको कंट्रोल। तो इस तरह से हम 3 टाइप की इकॉनमी पढ़ेंगे। पहली इकॉनमी है मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी का हम दूसरा नाम है फ्री मार्केट इकॉनमी भी बोल सकते हैं, कैपिटलिस्ट इकॉनमी भी है ये, और इसका तीसरा नाम है लेजिस फेयर इकॉनमी। ये JKSSB में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मार्केट इकॉनमी को और दूसरा नाम कौन सा होता है, हम किस नाम से मार्केट इकॉनमी को जानते हैं। तो इसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑप्शन में लेजिस फेयर इकॉनमी भी आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट इकॉनमी के
और अलग अलग नाम क्या हैं। तो इस इकॉनमी में क्या होता है कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला कौन होता है, प्राइवेट बिजनेस ऑनर होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट फ्री इकॉनमी होती है ये। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, हर एक इकॉनमी के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने नुकसान भी हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकते हैं, उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑन करें, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपने रिसोर्सेज को ऐड करें। अगर उनके पास इतना रिसोर्सेज हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं तो उनको फ्रीडम होती है, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। और यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे जो है वो होली सोली डिपेंड होता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वही डिसाइड करता है कि मैंने क्या बनाना है और कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सारा प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमल होता है, ठीक है। अब प्राइस जो होती हैं वो प्राइस कैसे यहाँ डिसाइड की जाती हैं, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है कि प्राइस कैसे, किस चीज़ की क्या प्राइस है। डिमांड और सप्लाई किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर चीज़ें मार्केट में आई हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा है, प्राइस उनकी बढ़ जाती है, तो वो एक सिग्नल जाता है प्रोड्यूसर के पास कि मुझे इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और इसकी प्राइस और बढ़ा देनी है, क्योंकि वो उसको मार्केट से, डिमांड और सप्लाई से उसके पास सिग्नल पहुंच गया है। तो जो प्राइसेस हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेस पे डिसाइड की जाती हैं। कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम होता है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट होता है उस अपने इंटरेस्ट से चीज़ें खरीद सकते हैं, उनके पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अब इस इकॉनमी का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंपटीटर होते हैं एक दूसरे के, उनको अपना पर्सनल प्रॉफिट देखना होता है, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके जो चीज़ें बनाई होती हैं तो उनका मिशन ये होता है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा डिमांड में रहें मार्केट में ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा आए, ठीक है। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केट इकॉनमी होती है। तो इसमें इनोवेशंस भी ज़्यादा करते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी चीज़ों को बढ़ा के बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके लाते रहते हैं और उनकी प्राइस भी थोड़ा रीज़नेबल रखते हैं। उनका मिशन ये होता है कि उनकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड में रहें और वो जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा ले सकें। अब वो उनके पास रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड होते हैं, उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो नुकसान किसको है, प्रोड्यूसर को नुकसान है। तो हर एक प्रोड्यूसर यही चाहता है कि मेरे रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों और उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ बन जाए ताकि लोग डिमांड भी ज़्यादा करें और मेरे रिसोर्सेज भी कम यूज़ हों। तो इस तरह से एफिशिएंट यूज़ हो जाता है रिसोर्सेज का। अब यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की कोई कमी नहीं होती है, बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं मार्केट में, क्योंकि वो जो है एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में अलग अलग और अच्छी अच्छी मॉडिफाइड चीज़ें लाते रहते हैं, चॉइसेस बहुत हो जाती हैं लोगों के पास खरीदने की, ठीक है। अब लेकिन इसके फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए, अब नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि इसमें इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है, इनकम जो है वो बराबर नहीं रहती, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है और मोस्टली लोग जो हैं मोस्टली प्रोड्यूसर जो हैं वही चीज़ें बनाएंगे जो ज़्यादा डिमांड में है, और जो हाई क्लास जो है, हाई इनकम क्लास सोसाइटी होती है वो ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाती है, और जो पुअर के बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ऐसी जो मार्केट इकॉनमी होती है उसमें पुअर्स के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड ये इकॉनमी होती है, तो इसलिए पुअर्स इसमें सफ़र करते हैं और इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है इस टाइप के मार्केट इकॉनमी में, ठीक है। अब दूसरी है कमांड इकॉनमी। कमांड इकॉनमी का दूसरा नाम क्या है, इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, ये प्लान इकॉनमी भी बोला जाता है, कंट्रोल इकॉनमी में भी बोला जाता है और सोशलिस्ट इकॉनमी में भी इसको बोला जाता है। अब ये कभी कभी इस तरह से पूछा जा सकता है कि कमांड इकॉनमी का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शंस में डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कमांड इकॉनमी के अलग अलग नाम कौन से हैं। इस इकॉनमी में क्या होता है, इस इकॉनमी में ये गवर्नमेंट कंट्रोल इकॉनमी होती है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं
और क्या क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्लास के लोगों के लिए प्रोडक्शन होनी चाहिए, ये सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज सारी प्रोड्यूस कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। वही डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों में होनी चाहिए ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि ये इकॉनमी पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर होती है, ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। इसमें लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से खरीद नहीं सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी से लोग प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते हैं। और ये इकॉनमी जो है ये सेंट्रल प्लानिंग इकॉनमी होती है, इसमें प्लानिंग सारी की सारी गवर्नमेंट की होती है। प्राइस जो है वो कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करता है। और प्रोडक्शन जो है किस लेवल की होगी, किस सोसाइटी के लिए होगी, ठीक है, किस इनकम लेवल लोगों के लिए होगी, ये सारा डिसाइड जो है ये गवर्नमेंट ही करती है। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि इसमें इनकम इनइक्वालिटी अनलाइक जो हमारी थी ये मार्केट इकॉनमी थी उसमें इनकम इनइक्वालिटी थी, लेकिन इसमें इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगी तो वो पुअर्स को भी उस क्राइटेरिया में लाएगी, उनका ध्यान भी उनका इंटरेस्ट भी रखेगी अब, और उस हिसाब से चीज़ें बनाएगी। अब गवर्नमेंट अगर बना रही है तो असेंशियल चीज़ों का भी ध्यान रखेगी जो कि गरीबों को भी चाहिए होती हैं, और जो ज़रूरत की बेसिक चीज़ें हैं उनका ध्यान भी गवर्नमेंट रखती है। डिसएडवांटेज क्या है कि कंपटीशन इसमें नहीं होता है, गवर्नमेंट की चीज़ों में कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है, इनोवेशन भी नहीं होता है, इन चीज़ों में एफिशिएंसी नहीं होती है, पुराने आउटडेटेड मशीनरी रखी होती है और उसी पुराने तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। और कंज्यूमर के पास जो है चॉइस बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर मॉडिफिकेशन बहुत कम होती है, चीज़ों की चॉइस बहुत कम होती है, चीज़ें बहुत कम बनती हैं। मिक्स्ड इकॉनमी का दूसरा नाम है ड्यूल इकॉनमी या फिर मिक्स्ड कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ये कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट इकॉनमी का और जो है प्राइवेट इकॉनमी कैपिटल इकॉनमी, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट फीचर ये हैं कि यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि डिफेंस है, रेलवेज़ है, पब्लिक सर्विसेज है, इसको गवर्नमेंट अपने अंडर ही रखती है, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो मार्केट है ये मार्केट पॉलिसीज़ से और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से दोनों को मिला के फिर ये चलती है। मार्केट फोर्सेस भी इसमें काम करती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एफिशिएंसी और सोशल वेलफेयर दोनों जो हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सोसाइटी के लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब इसमें कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखा जाता है और वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखा जाता है, और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होती है, इनकरेज होती है। ठीक है, और नुकसान क्या है इसका नुकसान ये है कि ये स्लो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो उसकी वजह से डिसीजंस जो होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं रहते हैं मार्केट इकॉनमी की तरह। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट फेलियर और गवर्नमेंट फेलियर का भी सामना हमें इस इकॉनमी में करना पड़ता है। तो ये रहा टाइप ऑफ इकॉनमीज़। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, और आपको कोई भी क्वेरी होगी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन गुड बाय।